नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। मुझे जवाब चाहिए में आपका स्वागत है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस एक्शन में है। इसी कड़ी में पुलिस ने बेंगलुरु से पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद दिशा को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने दिशा पर हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया है। आरोपों के मुताबिक दिशा ग्रेटा थर्नबर्ग से टूल किट को लेकर बात करती थी और उसने ग्रेटा के विवादित टूल किट को एडिट भी किया। दिशा की गिरफ्तारी के बाद सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस दिशा के समर्थन में आ गई है और उसको तुरंत रिहा करने की मांग कर रही है। वहीं दूसरी तरफ 26 जनवरी हिंसा के मामले में शांतनु नाम के शख्स के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। साथ ही मुंबई की रहने वाली वकील निकिता जैकब नाम का भी गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। वारंट जारी हुआ तो निकिता जैकब ने मुंबई हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई और उसकी सुनवाई अब कल होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्या ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है? लेकिन अब आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस का क्या कहना है। जिस तरह से चर्चा चल रही है, वहीं निकिता जैकब ने बॉम्बे हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं। मेरे साथ निकिता जैकब की काउंसिल एडवोकेट संयुक्ता है, जुड़ी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। मैम, ये बताएं सबसे पहले एप्लीकेशन क्या फाइल की गई है, प्रोटेक्शन किस तरह का, और भी कुछ एप्लीकेशन में, और कब ये एप्लीकेशन फाइल हुआ? ये एप्लीकेशन हमने 12 तारीख को फाइल किया था। ये एप्लीकेशन लिमिटेड पर्पस के लिए है कि प्रॉपर देखिए जो जुरिस्डिक्शन है, एलिजिडली एफआईआर फाइल हुआ है आपका दिल्ली में, तो प्रॉपर जुरिस्डिक्शन आता है दिल्ली कोर्ट का। पर निकिता जबकि मुंबई की रहने वाली है, तो हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच किया है कि उसको 4 हफ्ते का प्रोटेक्शन दिया जाए, ताकि वो दिल्ली में कोर्ट में प्रॉपर तरीके से अपना प्रॉपर जो रेगुलर एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन होता है वो फाइल करे, तब तक उसको प्रोटेक्शन दिया जाए। मैम, निकिता के ऊपर बहुत ही सीरियस और सीवियर चार्जेस है, सेडिशन, कॉन्स्पिरेसी। इसके अलावा उनका जो रोल बताया जा रहा है वो ये है कि ये टूल किट जिसने ये पूरा मामला भड़काया है, रायट्स क्रिएट किए हैं, ये टूल किट का फॉर्मेशन निकिता ने किया है और उसने आगे ग्रेटा को पास ऑन किया है। इतना ही नहीं, कुछ जूम मीटिंग्स भी हुई जिसमें निकिता खुद इन्वॉल्व हुई। देखिए, इस मामले में हम इतना ही बोल सकते हैं कि आज पूरा देश फार्मर्स के साथ है। मैं पर्सनली भी फार्मर्स के साथ एड कर रही हूँ। बट द ओनली थिंग इज़ कि अगर कोई अपना ओपिनियन एक सोशल मीडिया के माध्यम में अपना सामने रखते हैं, तो पर्सनली अगर आप हमें पूछते हैं तो वो कोई भी उसमें कोई सेडिशन चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये थी संयुक्ता दे, जिन्होंने बताया कि कल हियरिंग है और किस तरह से निकिता एट एवरी लेवल रेडी है कोऑपरेट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन से। कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं और खूना, इंडिया न्यूज के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, दिशा, निकिता और शांतनु, इन तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। लेकिन दिल्ली की पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ तौर पर संकेत देने की कोशिश की गई थी कि डिजिटल स्ट्राइक करने की कोशिश की है इन लोगों के द्वारा, और भी बहुत कुछ कहा। सुनिए। बेंगलुरु टीम में दिशा को इंटरोगेट किया गया और उसके फ़ोन से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में सफलता मिली। इस जानकारी से स्पष्ट हुआ कि दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। दिशा की जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं, उसने ही ग्रेटा थर्नबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है। शुरुआती जांच में यह भी बात पता चल रही है कि फ़ोन का काफ़ी डेटा डिलीट किया जा चुका है और दिशा के टेलीग्राम चैट से यह भी बात पता चलती है कि 3 फरवरी को ओनर्स राइट लेकर टूल किट डॉक्यूमेंट से जुड़े अकाउंट और लिंक हटा दिए गए हैं। इन तथ्यों के आधार पर दिशा को 13 फरवरी को बेंगलुरु से उनकी माता और लोकल थाने के एसएचओ की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया। घर वालों और उनके वकील अभिषेक शेखरी को यह बताया गया कि अभियुक्त को दिल्ली ले जाया जा रहा है। वह दिल्ली लाकर प्रोसीजर के मुताबिक उनका मेडिकल कराया गया और कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में अभियुक्त पक्ष को रखने के लिए वकील मौजूद थे और यह बात कोर्ट के ऑर्डर में भी अंकित है। निकिता जैकब और शांतनु के लिए
क्योंकि वे नहीं मिल पा रहे हैं और NPW जो है वो इशू कराए गए हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोग्रेस में है। तो जैसे कि आपने देखा कि दिल्ली के जॉइंट सीपी साइबर सेल प्रेमनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह बताने की कोशिश की कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से यहां पर गलत तथ्यों को और भ्रामक सूचनाएं फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। असल में और भी बहुत सारी बातें कही हैं, जैसे कि 11 जनवरी को हुई थी दिशा मो धालीवाल की बैठक, निकिता भी मीटिंग में शामिल हुई थी, जूम के द्वारा ये सब बैठक में शामिल हुए थे। भारत में माहौल बिगाड़ने के मकसद से ये बैठक की गई थी। मो धालीवाल के साथ ये बैठक रखी गई थी और करीब 70 लोग इस जूम की मीटिंग में शामिल थे। धालीवाल कौन है? धालीवाल खालिस्तानी समर्थक हैं। दिल्ली हिंसा से ये पूरा मामला कैसे जुड़ा हुआ है, मो धालीवाल का ये नाम कैसे आया है, अब आपको बताते हैं कि जिस मो धालीवाल के नाम, जी हां, जिस मो धालीवाल के नाम साथ में आ रहा है उसमें दिशा निकिता ने जो जूम के जरिए बैठक की थी वो कौन है, 26 जनवरी को हिंसा में उसका कनेक्शन क्या है, ये भी बात आपको बता रहे हैं। 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च के पहले और बाद में ये पूरी रणनीति बनाई गई है। इसी रणनीति के तहत लाल किला हिंसा हुई। ग्रेटा थर्नबर्ग ने AskIndiaWhy.com की टूल किट शेयर की थी और AskIndiaWhy.com कनाडा की वेबसाइट है। AskIndiaWhy.com जो कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की रजिस्टर्ड वेबसाइट है, यानी कि PJF को फाउंडर मो धालीवाल ही है। मो धालीवाल के साथ दिशा निकिता ने भी जूम से मीटिंग की थी। 11 जनवरी को दिशा निकिता की यह बैठक धालीवाल के साथ हुई थी। मो धालीवाल पर खालिस्तान समर्थक होने का आरोप है। कनाडा के वैंकूवर में रहता है मो धालीवाल। धालीवाल का चाचा खालिस्तानी आतंकी था और धालीवाल का चाचा एनकाउंटर में मारा भी गया था, ये जानकारी आ रही है। 1984 में हुए जो एनकाउंटर में धालीवाल का चाचा मारा गया था। 26 जनवरी को कनाडा में भारतीय दूतावास के सामने ये प्रदर्शन किया था। धालीवाल ने कहा कि असली लड़ाई भारत के टुकड़े करना है, ये स्टेटमेंट भी धालीवाल ने दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस पूरी मुहिम में मो धालीवाल कैसे जुड़ गया, इस पूरी मुहिम में दिशा रवि, निकिता और शांतनु का नाम कैसे आ गया। टूल किट मामले में बीजेपी सांसद पीसी मोहन का विवादित बयान भी सामने आया है। पीसी मोहन ने दिशा की तुलना आतंकी कसाब और बुरहान वानी से कर दी है। क्या कहा है, एक बार खुद सुनिए। तो ये देखिए तमाम तारी सूचना हम आपको दे रहे हैं। सांसद महोदय की बाइट में आपको बाद में सुनवाऊंगा, उनका भी ये विवादित बयान आया। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है दिशा पर, निकिता पर और शांतनु पर। यह भी कहा है कि अगर इनकी उम्र 21 साल है तो बाकी के तमाम आतंकवादियों की भी तो उम्र 21 साल है। उन्होंने भी भारत के टुकड़े करने की कोशिश की, भारत में आतंक फैलाने की कोशिश की, भारत के लोगों को भड़काने की कोशिश की। तो वो जो कार्रवाई उनके ऊपर हुई, इनके ऊपर भी होनी चाहिए, इसी तरह का बयान दिया है। हम विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चारू प्रज्ञा है बीजेपी से, मेरे साथ मौजूद हैं। राजकुमार हैं अध्यक्ष किसान यूनियन के, वो मेरे साथ हैं। इसके साथ साथ चौधरी सबित मलिक हैं अध्यक्ष किसान यूनियन के, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ साथ एल एन राव हैं जो कि एक्स डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। एल एन राव साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि दिशा पर बड़ा आरोप है, निकिता पर बड़ा आरोप है और शांतनु पर बड़ा आरोप है कि इन्होंने देश में भ्रामक प्रचार किया, देश के लोगों को भड़काने का कोशिश किया और देश की अखंडता को, एकता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इसलिए फिलहाल गैर जमानती वारंट पर इनको गिरफ्तार किया है। अब निकिता को ढूंढा जा रहा है, हालांकि वो लिखित आश्वासन दे चुकी हैं, उसके बाद भी नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं कि तमाम विपक्षी पार्टियां जो इस मसले पर सवाल उठा रही हैं और वो ये कह रही हैं कि ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बतौर चूंकि आप तो पुलिस अधिकारी रहे हैं, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं कि लीगल पुलिस कार्रवाई जो करती है वो क्या है। देखिए, पुलिस की जो कार्रवाई है सब लीगल ग्राउंड्स पर होती है। लीगल जो एविडेंस होती है उसके बेस पर पुलिस ने जो भी केस रजिस्टर किया था उसमें लीगल एविडेंस पहले इकट्ठी की, उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट लिया, उसके बाद इनको दिशा रवि को वहां से अरेस्ट किया। तो उसके बाद जो आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं और दिशा रवि को अरेस्ट करने के बाद में उनके एज पर प्रोसीजर, जैसे अभी ज्वाइंट सीपी दिल्ली पुलिस के बता रहे थे कि सारा प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, लीगली सब उनको बताया। उनके वकील भी थे, उनको बताया। उनके वकील कल जो
पेश हुए थे उनको बताया। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जो अभी ऑपोजिशन पार्टीज कह रही है क्यों अरेस्ट कर लिया, क्यों अरेस्ट कर लिया। भाई कुछ एविडेंस थी तभी तो अरेस्ट किया, और अभी अरेस्ट करने के बाद पुलिस के पास रखने की पावर जो होती है 24 घंटे में मजिस्ट्रेट को पेश करना पड़ता है, और मजिस्ट्रेट को बताना पड़ता है कि हमारे पास क्या एविडेंस है। और उस एविडेंस के बताने के बेस पर मजिस्ट्रेट साहब ने 5 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड दिया है। इट मीन्स जुडिशियस माइंड हैज बीन अप्लाइड on the investigation and evidence collected by the police। तो उसके बाद 5 दिन का रिमांड इसलिए दिया गया है कि इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी ना रह जाए और इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से की जाए। लेकिन अब जो विपक्षी पार्टी जो कह रही है, मैं उनकी बात से, देखिए आपस में उनका जो विपक्ष का और पक्ष का जो बात है वो गवर्नमेंट का साथ में जो है वो अलग चीज है। बट मैं जहां तक कहता हूं कि देश की प्रभुता और अखंडता की जहां तक बात है, उसमें कोई भी पार्टी को नहीं होना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन पे विश्वास करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स, एविडेंस विच इज फाउंड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए पर्टिकुलर केस। तो उस पर कोई सवाल उठाना नहीं चाहिए। ठीक है, किसान आंदोलन की आड़ में ये जो इतना बड़ा इन्होंने किया है कि टूल किट के बाद जो प्रोग्राम बनाए उस प्रोग्राम को इन्होंने लागू किया। 26 जनवरी को कितनी बड़ी हिंसा हुई, 400 आदमी के लगभग पुलिस वाले इंजर्ड हुए, और उनकी इंटेंशन ये थी कि पुलिस संयम ना बरते और हम पे गोली चला दे, कोई भी मर जाए। उनकी बला से जो लोग ये कर रहे हैं वो तो चाहते हैं कोई मरे, लेकिन पुलिस को मालूम पड़ गया था पहले से ही कि ये इनकी इंटेंशन है, इसलिए उन्होंने इतना संयम बरता, कोई गोली नहीं चलाई। और पुलिस की गोली से ये बड़ा सवाल है, आपने बड़ा सवाल उठाया एलन राव साहब के पुलिस ने संयम बरता, क्योंकि अगर वहां पर कुछ इस तरह की घटना घट जाती तो शायद उसकी भरपाई नहीं होती, और फिर तमाम, चाहे वो सरकार में बैठे लोग हैं वो कैसे जवाब दे पाते, पुलिस में तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी वो कैसे जवाब दे पाते, और विपक्षी पार्टियां सवाल जवाब भी करती। आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, मैं उनके पास चलता हूं। आलोक जी, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई हुई, यहां पर जांच भी हुई, और जांच के बाद दिशा, निकिता और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो टूल किट है उसका अध्ययन किया गया है, वो किसको भेजा गया, उसमें क्या एडिट किया गया, और यह पाया गया कि देश की एकता और अखंडता को चोटिल करने की कोशिश इसमें की गई। इसमें सीधे सीधे एक मैसेज देने की कोशिश की गई, एक एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, भ्रामक प्रचार करने की कोशिश की, जिससे कि देश का माहौल और खराब हो। लेकिन अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियां, जिनमें आप भी हैं, कांग्रेस भी है, वो राहुल गांधी भी हैं, प्रियंका गांधी भी हैं, वो कहती है कि यह कार्रवाई गलत हुई है। कैसे, आप बताएं। देखिए, मुझे लगता है मनोज जी, अगर पूरा इतिहास देखें जब से ये सरकार आई है, 200 से ज्यादा देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हुए हैं। इतने 73 साल में नहीं हुए, 73 साल में इसके 25% भी नहीं हुए, और 6 साल में देशद्रोह के मुकदमे 200 से ज्यादा हुए, और जिन लोगों के ऊपर देशद्रोह लगाए गए वो हाईकोर्ट में पहली डेट के ऊपर जमानत लेकर बरी होकर बाहर आए। मुझे लगता है कि जो इतिहास रहा है 6-7 वर्षों का, पूरी तरह से ऐसा रहा है जिसके ऊपर तमाम प्रश्न चिन्ह। जेएनयू में इतनी बड़ी घटना हुई, आज तक कोई व्यक्ति जेल में नहीं है, केस उनके ऊपर हो गया जिनके सर फटे। वहां की जो प्रेसिडेंट थी उसका सर फटा और वो जेल में है, और एबीवीपी और तमाम लोग जो बाहर के गुंडे घुसे उनके ऊपर किसी के ऊपर केस नहीं है। सेम चीज अगर उस तरह का देखें तो हाथरस में भी देखा होगा, हमने आपके साथ एक चर्चा भी की हाथरस के ऊपर। 100 करोड़ रुपया बाहर से आ गया है, और वहां पर वो जातीय दंगे भड़काने के लिए आया है। वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन में वो एसआईटी बनी और मामला ठंडा हुआ, उसके बाद वो 100 करोड़ कहां से आए और कहां गए किसी को नहीं पता चला है। आप देखिए, जामिया का मैटर था, वही उसी तरह से। और गुजरात में आप चले जाए तो गली गली में इस तरह के मैटर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में 60 एसआईटी काम कर रही है इस सब, 60 और उनमें से पिछले 4 साल एक का भी रिजल्ट नहीं आया, एक ने भी चार्जशीट फाइल की है। वो एसआईटी इसलिए बनाई थी नहीं पता। तो इस सरकार का जो इतिहास है वो पूरी तरह से, मतलब आपका ये मानना है कि जो आरोप लगाया गया इन तीनों लोगों के ऊपर, यानी कि दिशा, निकिता और शांतनु के ऊपर, कि ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, असल में सरकार प्रोपेगेंडा कर रही है इनके खिलाफ, सरकार माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, आपका ये आरोप है। मनोज जी, पूरी तरह से जब सरकार हंसती है तो यही उसका चैनल होता है जी। जब किसी एक वर्ग को दबाना होता है तब यही चैनल होता है। हम पूछना चाहते हैं कि देशद्रोह के मामले सिद्ध हो गए 7 साल के अंदर, 200 से ज्यादा मामले आपने किए। देशद्रोह का मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं। आपका क्या ट्रिक है? आप पूरी तरह से जो लाल किले पे हुआ वो आपने करा है। सबसे पहले तो आप बताइए कि इतनी बड़ी घटना अगर हो रही थी, इंटेलिजेंस फेलियर किसका, दिल्ली में पुलिस किसकी, कि कौन कौन लोग थे,
वो 7 घंटे तक वो वहां पर घूमता रहा द्वीप से, तो किसी को नहीं पता चला। हमारे पास तो ये भी खबर है कि 150 से 200 लोग लाल किले के अंदर पहले ही घुस गए थे, वो तो नहीं पता चला। अब ये एक ट्वीट है, इस ट्वीट की वजह से हम सब लोग बैठ स्टूडियो में चर्चाएं करेंगे और इसको पूरी तरह से दूसरा मुलम्मा दे देंगे। क्या आपको नहीं ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है? आपका ये आरोप है कि सरकार प्रशासन ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है और असल मुद्दों पर नहीं आ रहा है। चारू जी मेरे साथ मौजूद है। चारू जी, बड़ा आरोप यहां पर आलोक शर्मा का बीजेपी के ऊपर। बातें सुन रहे थे जी जी मनोज जी, पहले तो मैं आलोक जी को याद दिला दूं, वो शायद डिबेट के लिए तैयारी कम करके आए हैं। अगर वो देशद्रोह के मामले गिनवा रहे हैं, 2012 में केवल एक इंसिडेंट में यूपीए सरकार ने 9000 दावे ठोके थे, 9000 केसेस एक ही बार में। और मैं एक ही साल के एक ही इंसिडेंट के बारे में बता रही हूं। अगर पूरे यूपीए रेजिम को आप खोलकर देख लें तो कितने हजारों सेडिशन के मामले निकल कर आएंगे, आलोक जी को शायद खुद भी नहीं पता है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहती हूँ, आपने आज ट्वीट देखी है क्या नेताओं की, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, अरविंद केजरीवाल की और इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की? ये सब लोग एक ही बातें बोलते हैं। मुझे एक बात बताइए, भारत का विपक्ष पाकिस्तान की आवाज में क्यों बोलता है? भारत का विपक्ष जिस आवाज में बोले वो भारत को बुलंद करना चाहिए, किसी पड़ोसी देश को नहीं। तीसरी बात, आज हम लोग दिशा की उम्र डिस्कस कर रहे हैं, बाकी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। 21 साल में आप वोट दे सकते हो, 21 साल में आप शादी कर सकते हो, 21 साल में आप ग्रेजुएट हो जाते हो, कई बार नौकरी करने लगते हो, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हो, 21 साल में आप चुनाव लड़ सकते हो। तो 21 साल की उम्र में अपने कर्मों का फल नहीं भुगत सकते, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बन सकते? डरने की क्या बात है अगर आपने कुछ गलत नहीं किया? फोन पर सब डिलीट करने की क्या जरूरत है अगर आपने सब गलत नहीं किया? ये एक डिजिटल वॉरफेयर का हिस्सा है और ये डिजिटल वॉरफेयर उन ग्रुप से लिंक्ड हैं जो खालिस्तानी हैं, उन ग्रुप से लिंक्ड हैं जो बैंड है हमारे देश में, इसलिए इसको देशद्रोह कहा जा रहा है। तो आलोक जी, आप भी और इस समय दिशा को सपोर्ट करने वाले सब लोग भी पहले इस बात को याद कर लीजिए, आप भारतीय पहले हैं और कुछ और बाद में। देखिए, मुझे लगता है कि मनोज जी आलोक जी, पता ही नहीं है कि आज तक पूरे इतिहास में हिंदुस्तान के कितने देशद्रोह के मामले दर्ज हुए हैं। वो 100 से ज्यादा नहीं है। इन्होंने तो एक ही दिन में 9000 पे दर्ज कर दिए, पता नहीं कौन से आंकड़े हैं। मैं तो कह रहा हूँ जिस तरह का इनका रिकॉर्ड रहा है पूरा बीजेपी का, आपको हम प्रूफ दे देते हैं ना। आप लगता है अपने खुद के नेताओं की पढ़ते नहीं है। अरे आपके पसंद का न्यूज़पेपर है जी, गार्डियन में लिखा गया है। गार्डियन में आपको ये भी बताती हूँ कब ये फाइल हुए हैं, ठीक है ना? 9000 केसेस 2012 में कांग्रेस लेड यूपीए सरकार में, जब वो सेंटर में पावर में थी, नन अदर देन होम मिनिस्टर चिदम्बरम जी, लॉ मिनिस्टर कपिल सिब्बल जी, इन लोगों ने मिलकर ये 9000 केसेस करे थे। एक ही इंसिडेंट आपको बता रही हूं मैं। चलिए राजकुमार हमारे साथ मौजूद है, अध्यक्ष किसान यूनियन के, उनके पास चलते हैं। राजकुमार जी, अगर किसान आंदोलन से जुड़े हुए ऐसे लोगों का नाम आएगा तो फिर क्या करें? किसान आंदोलन की जो धार है वो मौथरी नहीं होगी, वो कमजोर नहीं होगी, सरकार को इसका फायदा नहीं मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर जैसा हम पहले से ये बात कह रहे हैं कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसमें कुछ असामाजिक तत्व घुस गए, तो देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा करना चाहते हैं। 26 जनवरी के दिन जो देश का झंडा उतार कर अपना झंडा लगाने का काम किया जिन लोगों ने, उन लोगों को यदि पुलिस सजा दे रही है, पकड़ने का काम कर रही है, तो मैं तो पुलिस को शाबाशी देता हूं और पुलिस की सराहना करता हूं। और जो लोग उनकी तरफदारी करने का काम कर रहे हैं, मैं उनकी आलोचना करता हूं। सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए, देश की एकता और अखंडता होनी चाहिए। जो देश की एकता अखंडता को तोड़ना चाहता है, हिंदुस्तान की एकता को खतरा पहुंचाना चाहता है या तिरंगे का अपमान करना चाहता है, उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। उसकी केवल जो उसकी सजा है वो आंखों के पीछे है और उसको एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। चौधरी समित मलिक साहब, आप क्या कहेंगे? मनोज जी, सबसे पहले तो ये सुधार कराऊंगा कि राजकुमार जी हमारे किसान यूनियन के अध्यक्ष नहीं है जी। इनका जो डेडिग्नेशन है इनसे पूछ के ठीक किया जाए। अच्छा, क्योंकि किसान यूनियन संगठन रजिस्टर्ड है, इसका अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष में हूँ। इंडियन किसान का अध्यक्ष हूँ, राम वालिया मेरा नाम है। ठीक है जी यूनियन किसान के अध्यक्ष हैं ये। एक तो इतनी सारी यूनियन बन गई है ना, इंडियन किसान यूनियन, एक तो इतनी सारी यूनियन बन गई हैं।
साबित साहब, एक तो इतनी सारी यूनियन बन गई है, कौन सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाती है, कौन सरकार को समर्थन दे देती है, पता ही नहीं चलता, और बहुत धड़ाधड़ बन भी रही है। मनोज जी, अब ऐसा है कि मैं आप आपको किसानों ये की बताना राजनीति चाहता कर रहे हैं हूं, मलिक साहब, तो आपको पता जो रखना भी लोग- चाहिए, है ना, जो भी आपको लोग पता रखना चाहिए। देश और मैं तोड़ने का काम व्यक्ति कर हूं रहे हैं, जिसको उनका किसानों के संगठन से कोई लेना देना नहीं है। हम बार बार ये कहते और रहे महेंद्र हैं, जी भी जानते किसान से मानते बड़ा थे। देशभक्त नहीं है, किसान से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। जी। किसान का एक बेटा सीमा पर लड़ता है, एक बेटा अन्न उगाता है। अगर कोई भी आदमी ऐसा है, वो हमारे बीच हो या हमसे बाहर हो, अगर देश को तोड़ने का काम करता है तो कोई भी किसान संगठन, कोई भी किसान उसके साथ नहीं है। हम लोग देशभक्त हैं और किसान से बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता है। लेकिन अगर उनके लिए वो किसानों के सपोर्टर है और कोई आरोपी नहीं है, उनको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो किसान उसके साथ मिलेगा। ये काम कानून का है, हम लोगों को यहाँ पर जज नहीं बनना चाहिए। अगर उनको पकड़ा गया है, वो अपनी तथ्य पेश कर रहे हैं, जांच होगी और ये काम कोर्ट का है कि वो दोषी है कि नहीं है। साबित साहब, लेकिन हम लोग अगर एक आप बात फिर देशभक्त कहेंगे- हैं तो क्या राजकुमार जी देशभक्त नहीं हैं, देशद्रोही हैं? नहीं, हम राजकुमार जी के लिए नहीं कह रहे, हमने ये कहा कि कोई भी आदमी अगर देश को तोड़ने का काम करता है जी। तो कोई भी किसान संगठन उसके साथ नहीं है। अच्छा, किसान चलिए को सबसे चलिए, पहले बाकी सारी अपनी चीजें छोड़ मिट्टी, दीजिए। अपना मैं दिशा, देश निकिता, शांतनु के बारे में आपसे जानना चाहता हूं। दिशा, निकिता और शांतनु के बारे में आपसे जानना चाहता हूं। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, डिजिटल स्ट्राइक करने की बात भी उसमें की जा रही है, भ्रामक प्रचार की भी बात उसमें की जा रही है, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा की बात भी की जा रही है। इन तीनों के बारे में क्या कहेंगे आप? मनोज जी, अगर उनको आंदोलन कमजोर करने के लिए तरह तरह के हथकंडे के बीच में चक्रव्यूह अगर रचा जा रहा है तो ये गलत है। लेकिन अगर उन्होंने देश के खिलाफ कुछ भी किया है तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस पक्ष में हैं, क्योंकि देश, हमारी मातृभूमि सबसे ज्यादा प्यारी किसानों को है। किसान मिट्टी में लिपट कर आता है, वहीं पे मिट्टी से ऐसे हाथ झाड़कर खाना खाता है, सब कुछ करता है। तो किसान कभी गद्दार नहीं हो सकता, किसान की पॉलिसी कभी गद्दार नहीं हो सकती, और उसके साथ बैठने वाला भी गद्दार नहीं हो सकता। जी मनोज जी, समझ गए राजकुमार जी आप? ये परिभाषा है देखिए, किसान की। ऐसा है मलिक साहब, पहली बात तो यह है कि दुनिया में कोई किसान होने का ठेका कुछ लोगों ने नहीं ले लिया और लोग भी किसान है, एक बात तो यह है ना। और जो ये कह रहे हैं हमारे मान्यवर मलिक साहब, इनको मैं बता दूं कि मुझे जो है राकेश टिकैत जी के पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत जी भी जानते थे और मानते थे, और भारत के सबसे बड़े जो किसान नेता थे चरण सिंह जी भी मानते थे। 3 बार मैं राज्य मंत्री रह चुका हूं उत्तराखंड में, और ये मान्यवर कह रहे कि मैं नहीं जानता, तो इस बात तो अलग है। एक बात तो यानी ये कि हुई। आप राजनीतिक आदमी हैं, आप किसानों की पॉलिटिक्स अब कर रहे हैं, यानी कि राजनीतिक आदमी आप चोला बदल कर आ गए हैं। राजकुमार जी, देखिए, चौधरी सबित मलिक ने पकड़ लिया कि आप नेता हो, आप किसान बागी पहले नेता हो। आदमी है, आप किसान का चोला पहनकर सरकार के पक्ष में बात कर रहे हो। आपको जो 3 बार मंत्री बनाया गया है, वो लालच आपका यहाँ बोल रहा है। यदि हम कानूनों का समर्थन आपका कर रहे हैं, हम लालच पढ़े यहाँ लिखे बोल रहा किसान है हैं, कि आगे भी आपको मंत्री बना कानून दिया पढ़े जाए। हैं, हमने कानून अरे पढ़े हैं, राजकुमार हम जी, कानूनों का आप किसान समर्थन के कर लिए हैं। नहीं बोल रहे हम हो, हुए क्या? आप अपनी आप ये बताइए, लड़ाई लड़ रहे हो। आपको मंत्री पद का लालच है, अभी राज्य मंत्री थे, आगे कैबिनेट बनना चाहते हो। मलिक साहब, अगर हम पढ़े लिखे किसान हैं, हमने किसान कानूनों को पढ़ा है, हमने किसान कानूनों के समर्थन में बात कही है, तो हम क्या नहीं है क्या? पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा है? अध्याय 3 भाग 2 बता दो भैया, नंबर बता 4 पर लिखा है, आपको आपकी भू राजस्व के द्वारा वसूली की जाएगी। भू राजस्व का मतलब होता है, अगर आप सरकार का पैसा नहीं दे रहे तो आपकी जमीन कुर्क होती है। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो किसान की जमीन जाएगी कि नहीं जाएगी? गुमराह करने का काम कर रहे हैं आप, किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट करार हो रहा है उसको किसान, आप बताइए, आपके कानून में लिखा है, अध्याय 3 भाग 2 नंबर 4 पर लिखा है, जो कोर्ट का फैसला आएगा, अगर किसान के पास देने के लिए पैसा नहीं है तो उसकी रिकवरी भू राजस्व के माध्यम से की जाए।
जाएगी। भू राजेश का मतलब होता है आपकी जमीन कुर्क कर जाएगी। बात असल में इतनी उलझ गई है कि किसी कानून में क्या है, सरकार साफ तौर पर यह कह रही है कि कृषि कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका नुकसान किसानों को होगा, लेकिन उन सब के बीच फिर दिशा आ जाती है, निकिता आ जाते हैं, शांतनु आ जाते हैं। सवाल ये खड़ा होता है, लेकिन अगर देश के बाहर पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को इतना रुचि लेकर किसान आंदोलन में अपनी बातों को रखती है, तो स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक पार्टियां देश के अंदर चुप कैसे रह सकती हैं? आलोक जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। अब तो पुलिस ने शुरुआत की है जांच की, लेकिन इस शुरुआत से पहले, परिणाम के पहुंचने से पहले ही अगर देश के सियासत में बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अगर पहले से ये तय घोषित कर देंगे कि जनाब ये कार्रवाई तो गलत है, सरकार फंसा रही है, सरकार प्रताड़ित कर रही है, तो फिर कैसे इस देश में न्याय की बात हो पाएगी? लगता है मनोज भाई, अभी पिछला इतिहास मैंने पूरा गिनवाया था इनका किस तरह से क्या हुआ है जी। कल पुलवामा पे हमने चर्चा की। अभी शहीदों को शहीद का दर्जा नहीं मिला, ना उनको नौकरी मिली, ना पेंशन मिली, तो देशभक्ति का सारा ठेका बीजेपी ने ले रखा और कहीं रिजल्ट नहीं है। जो पिछला इतिहास है उसी के आधार पर हम जो कह रहे हैं वो उसके आधार पर लोगों ने कहा है कि भाई आपने 60 SIT अब तक पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश में बनाई, एक का रिजल्ट नहीं। आपने 200 के करीब लोगों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे डाले, एक का रिजल्ट की चार्जशीट। होता उल्टा है। वो याद होगा आपको देवेंद्र सिंह, वो जो DSP थे, पंजाब से आए थे, आतंकवादियों को गाड़ी में बैठाकर लेके गए, 90 दिन में दिल्ली पुलिस उसकी चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई और उनको जमानत मिली। होता उल्टा है। इस आधार पर ही ये तथ्य दिए जा रहे हैं। ठीक है, शुरुआती जांच है, संयम रखना चाहिए, जांच होनी चाहिए, लेकिन अभी थोड़े पहले आपने देखा हो एक पत्रकार होते थे जिनको बालाकोट का पहले से ही पता, तमाम तरह के आरोप TRP के लगे, बीजेपी उनको चला रही थी जस्टिस फॉर अर्नब साहब और जस्टिस फॉर वो सुशांत राजपूत 4 महीने तक चला। मुझे लगता है कि TRP का खेल है, बीजेपी केवल ध्यान भटकाना चाहती है इस तरह के मुद्दों से। मैं एक एग्जाम्पल चाहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता महोदया से, जो एक एग्जाम्पल देकर जाए कि पिछले 6 साल में हमने इन 4 लोगों को सजा दिलवा दी। एक एग्जाम्पल दे जाए मुझे। ये बड़ा सवाल उठाए यहां पर, क्योंकि हाथरस मुद्दा भी है, तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो बहुत तेजी के साथ मीडिया में आए। सुशांतु केस भी बहुत तेजी के साथ मीडिया में आया, न्याय दिलवाने की बात हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद अचानक से ठंडे हो गए और ये मामला भी ठंडा हो जाएगा। तो जो आरोप यहां पर आलोक शर्मा लगा रहे हैं कि बहुत प्लानिंग के साथ ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है, क्या ये वही है चारू जी? देखिए मनोज जी, मुझे मालूम नहीं आलोक जी क्या बोल रहे हैं, शायद इनकी पॉलिटिकल पार्टी में यही सब चलता होगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को क्या दिया है। 6 साल से, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से कोई आतंकी हमला नहीं हुआ हमारे देश में। उसके बाद जब पुलवामा हुआ तो हमने देखा किस तरीके से हमारी सरकार ने जवाब दिया उस हमले का जो भारत माता के ऊपर हुआ था। आज की तारीख में किसी की हिम्मत नहीं है कोई नजर उठा के भारत की तरफ गलत तरीके से देख ले। आज की तारीख में हमारी इज्जत है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। आपको पहले पता भी नहीं होगा वैक्सीन मैत्री नाम की कोई चीज है कि नहीं है, और मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी। सिर्फ अपने देश का ध्यान नहीं रखा, पूरे विश्व का ध्यान रखा। आप उस पार्टी से आते हैं जिसने तो MOU साइन करा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ। आप उस पार्टी से आते हैं जो आवाज मिलाकर बोलती है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ। तो मैं ये मानती हूँ आलोक जी, आपको ये कहना चाहती हूँ, आपकी तो मॉरल स्टैंडिंग नहीं होती है इस समय मोदी जी जैसे नेता के बारे में कुछ बोलने की। और जहां तक इस केस की बात है, आप इस केस पर नहीं रहना चाहते, कोई बात नहीं, पर फिर भी हम इसी टॉपिक पे डिबेट कर रहे हैं तो इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। किसानों ने एक आंदोलन शुरू किया जिसको आपने हाईजैक करने की कोशिश करी। किसान तो नहीं चाहते थे ना आप आए, किसान तो नहीं चाहते थे आप इस आंदोलन को हाईजैक करें और उसको डीरेल करें। सरकार और किसान बराबर अब तक बात कर रही थी। चारू जी संक्षेप में बोल दीजिए, चारू जी संक्षेप में जो मोदी जी ने कहा था ना आंदोलन जीवी, परेशानी कब से आई? आलोक जी को बोल दीजिए आप आंदोलन जीवी हो। दिल्ली 2 बार जली है मनोज जी। हाँ। अब देखिए मोदी जी ने हम सबको एक नया शब्द तो सिखा दिया है,
लेकिन आलोक जी जहां से आते हैं उनको इसमें भी कोई आपत्ति नहीं दिखती। उनको लगता है जिंदगी में फुल टाइम जॉब आंदोलन जी नहीं होना ठीक है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सरकार पर पत्थर फेंकना। आलोक जी आप ये भूल जाते हैं। आलोक जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, वापस आऊंगा, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, वापस आऊंगा। कुछ हेडलाइंस दिखाने के लिए आप तो भारत कुछ सेकंड में हेडलाइंस लेकर वापस आपके पास आता हूं, फिर दोबारा हम चर्चा करेंगे। सभी मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और राव साहब से भी हम पूछेंगे कि जो तकनीकी बातें यहां पर की जा रही हैं उन तकनीकी बातों का असर कितना होगा। बस हेडलाइंस के बाद, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं, क्या देश में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो अपने एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं और उस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के तहत देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ विदेश में बैठे कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं। और क्या वाकई शांतनु, निकिता और दिशा ने जो कुछ रचा वो एक तरह से डिजिटल स्ट्राइक थी? दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें निकल कर आई हैं। हम सीधे चलेंगे, राव साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, एलन राव साहब। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आलोक शर्मा जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारे मामले हैं, उनके मामले की तारीख पर तारीख हुई हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस या तमाम दूसरे राज्यों के जो पुलिस है वो चार्जशीट भी पेश नहीं कर पाई और वो लोग रिहा हो गए। मैं यहां पर इन तीनों के केस में आपसे जानना चाहता हूं कि उन्होंने टूल किट को शेयर किया, उसमें कुछ बदलाव भी किए, बदलाव करके फिर कुछ लोगों को भेजा। क्या ये इतना पुख्ता सबूत है कि देश के खिलाफ, राष्ट्रद्रोह के खिलाफ, इनके खिलाफ लग सकता है, इनके खिलाफ उतनी गंभीर कार्रवाई हो सकती है जिसका जिक्र तमाम सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं? देखिए, मैं बड़ा इसमें क्लियर एक्सप्लेन कर देता हूँ। टूल किट क्या था ये सबको पता है। टूल किट में एक प्रोग्राम किया हुआ था, टोटल मिनट टू मिनट प्रोग्राम था कि इस दिन ये होना, इस दिन ये होना, इस दिन ये होना। ये सारा के सारा डॉक्यूमेंट है, 21 पेज का डॉक्यूमेंट था। उसको जैसा एलिगेशंस लग रहे हैं एफआईआर में, उसके बाद दिशा ने इसको कुछ मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद में पहले तो ग्रेटा थनबर्ग ने उसको डिलीट कर दिया था। डिलीट करने का क्या इंटेंशन हो सकता है ये देखने वाली बात है। दूसरा, दिशा रवि ने उसको कुछ मॉडिफाई करने के बाद में उसको फिर सर्कुलेट किया, व्हाट्सएप किया, मतलब इसको कई जगह फैलाया। उसका क्या इंटेंशन था? उसके बाद उसमें फैलाने के बाद भी अगर आप देखा जाए तो उसके बाद वही चीजें हुई जो 26 जनवरी को होनी थी। उससे पहले का ये है ये टूल किट। तो इसका मतलब 26 जनवरी को जो कुछ हुआ दैट वाज प्री प्लान इन फॉरेन कंट्री। और उसके बाद फॉरेन कंट्री क्यों हमारा जिसमें जो हमारे इंटरनल मामलों में इतना इंटरेस्ट लेता है, क्यों लेता है? कि वहां कोई न कोई एक अलगाववादी तत्व है, अलगाववादी इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारे देश को इसको डिसइंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। और उनकी ये इंटेंशन थी कि 26 जनवरी वाले दिन यहाँ पर हंगामा हो और लोग मरे यहाँ पर, और यही सारा इंटेंशन थी। बेचारे किसानों को इस्तेमाल किया गया इसमें। मैं अभी भी कह रहा हूँ, किसान लोग जो हैं वो यूज हो गए इसमें और करने वाले कुछ और ही आदमी हैं। तो इसमें जैसा अभी आप कह रहे हैं कि एक केसेज का क्या होता है, मैं इस पे आता हूँ कि केसेज में इन्वेस्टिगेशन होती है और इसमें अगर कोई बेल होगी तो इस डजंट मीन क्यों केस खत्म हो गया। अगर वो 90 डेज और 60 डेज का पीरियड है, उस पीरियड में किसी एक दो केस में जनरली नहीं होता है कभी भी। 99% केसेज में 60 दिन या 90 दिन में चार्जशीट फाइल हो जाती है। बाई चांस किसी न किसी केस में जिसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, करनी होती है, तो उसमें बेल अगर इस वजह से हो भी गई तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बल्कि मैं कहता हूं कि इसमें बेल की बजाय हमें एविडेंस पुख्ता करने की जरूरत है ताकि ट्रायल में ज्यादा जरूरत हो, ट्रायल में उस केस में सजा हो, क्योंकि ये हमारा मेन उद्देश्य है कि नहीं, क्या ये इतना बड़ा केस है कि बुरहान वानी और कसाब से इसकी तुलना की जा सके? डेफिनेटली देखो, देशद्रोह का जो मामला है, अगर सेक्शन लगी है 124 सेडिशन का और 154 इंसाइटिंग दी फीलिंग्स ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज, ये सेक्शंस हैं, बड़े सीरियस ऑफेंसेस हैं। उसमें बुरहान वानी का एक्ट कोई भी हो, कसाब का एक्ट कोई भी हो, लेकिन जो देशद्रोह की कैटेगरी में आते हैं, देशद्रोह में वैसे तो सेडिशन में आर्म्स वगैरह का या उसमें जो वेपन्स का जरा इस्तेमाल होना चाहिए जो कि कसाब वगैरह में हुआ था। लेकिन हाँ, इसकी कैटेगरी में ये अब ये कसौटी पे उतरेगा, ट्रायल की कसौटी पे उतरेगा कि ये केस वास्तव में सेडिशन की। सबित मलिक हमारे साथ मौजूद है। सबित मलिक साहब, ये बड़ा सवाल है कि किसान आंदोलन की आड़ में देश में बैठे तो कुछ लोग हैं, लेकिन देश के बाहर भी जो कुछ लोग हैं वो इस आंदोलन को एक दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हो। भले ही आपका मकसद ऐसा ना हो,
लेकिन कुछ लोग हैं जो इस आंदोलन को दूसरी दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, जिसका संकेत सरकार बार बार कर रही है। सरकार ने खालिस्तान शब्द का प्रयोग भी किया, और ये जो जूम की मीटिंग हुई थी 70 लोगों की, उसमें मोद धालीवाल का नाम भी आ रहा है। वो भी जूम की उस मीटिंग में था। वो खालिस्तानी समर्थक है। उसका जो चाचा है वो भी खालिस्तानी समर्थक था, खालिस्तानी आतंकवादी था। वो एनकाउंटर में मारा भी गया था। तमाम लोग इस किसान आंदोलन की आग में बहुत सारी रोटियां सेक रहे हैं। कैसे आप इस अपने आंदोलन को बचा पाएंगे? मनोज जी, मैं 2 पॉइंट रखूंगा। सबसे पहले तो ये कि सबसे बड़ा जो ये चक्रव्यूह रोज रचती है सरकार, और उसमें ये फेल हो जाती है, फिर एक नई कहानी लेकर आती है। इनका खाली काम है कैसे भी करके आंदोलन को बदनाम करके और इसको कमजोर करना, लेकिन ऐसा ये कर नहीं पा रहे, ना ही ऐसा होगा। दूसरा, इन सब चीजों की जिम्मेवार सरकार है, क्योंकि सरकार किसान को यहाँ पर बैठाए हुए है। उनकी नीति और रणनीति में अंतर है। अभी देखिए, उत्तर प्रदेश में रात में इन्होंने गन्ने का भाव डिक्लेयर किया है 325 रुपए, जो पहले था वही पिछले 3 साल से 1 भी रुपए नहीं बढ़ाया है जी। तो और खाद पे, बीज पे, और पेट्रोल पे, और डीजल पे, और रसोई गैस पे, तमाम चीजों पे बढ़ा दिए। ये कहते थे हम किसान की आय दुगनी करेंगे, लेकिन किसान की आय 35% माइनस में चली गई। तो इसकी जिम्मेदार, अगर इनको ये लगता है किसान कानून मान लो ना आप, से हमारा देश खतरे में है साहब, किसान कानून आप मान लो, आपकी आय दुगनी हो जाएगी। सरकार वही तो करी कि आपकी आय दुगनी करने के लिए किसान कानून लागू कर रहे हैं। आप मान कर रहे हो? नहीं, उसमें नहीं कर रहे हैं। अभी इन पर 14 दिन में गन्ने का भुगतान नहीं दिलाया जा रहा। वो कहते हैं हम 3 दिन में दिलाएंगे, तो दिला के तो दिखाए। मनोज जी, एक पॉइंट और मैं कहूंगा, अगर लगता है सरकार को ये लगता है इस आंदोलन से देश को खतरा हो रहा है, चारू जी बड़ा संकट आ रही है, चारू जी बड़ा संकट है, तीनों कानूनों का देश को खतरा है, किसान अपने घर चला जाएगा, देश का संकट टल जाएगा। सरकार ही तो देश पर संकट ला रही है, उस संकट को टालना नहीं चाह रही है। देखिए, अगर उसको खतरा है किसान आंदोलन से, तो वो तुरंत कानून वापस ले। किसान अपने घर चला जाएगा, कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। अच्छा, दोबारा से चौधरी साहब, मेरा नाम चारू है। चौधरी साहब, मेरा नाम चारू है। अब मेरी बारी है बोलने की। 1 मिनट सांस ले लीजिए, 1 मिनट रुक जाइए। ले ली। हाँ। देखिए मनोज जी, पहली बात तो ये है कि सरकार जब भी कोई बदलाव लाना चाहती है, वो देश की जनता के लिए लाना चाहती है। जब भी कोई रिफॉर्म होते हैं, कोई मांगता नहीं है रिफॉर्म, लेकिन समय समय के साथ बदलेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। आप ये देखिए, देश का जो किसान है एमएसपी पर खरीदता बेचता कितना है? 6%। बहुत ज्यादा बोलो तो 8%। बाकी मैं आपको हमारे पूरे क्षेत्र की बात बताती हूँ, जहां पर मंडियां नहीं है, उन लोगों को बिचौलियों को अपनी फसल बेचनी पड़ती थी। अब वो बिचौलियों को फसल नहीं बेचेंगे, वो सीधा वहां फसल बेचेंगे जहां उनको खरीदार मिलेंगे। अरे राहुल गांधी अगर अमेठी से हारने वाले हैं तो वो जाकर केरला से चुनाव लड़ सकते हैं, तो हमारे देश का किसान क्यों नहीं जाकर उत्तर प्रदेश में फसल उगाकर केरल में बेचकर आ सकता है? तो ये आजादी सबको मिले, पर किसानों को मलिक साहब, उत्तर प्रदेश के बाद आप केरल में बेचिए फसल। वाले ये लोग कौन देखिए कितनी खुली छूट दे दी सरकार ने आपको। मैं चारू बहन से एक पूछना चाहता हूँ जी। चारू बहन, मुझे एक बात बताइए, अगर हम लोगों की जमीन बिक जाएगी तो क्या उससे आय डबल हो जाएगी? आप लोग तो पूरे देश को बेच कर उससे खर्चा चला रहे हैं। अरे किसान को तो मत बेचिए रात के अंधेरे में, ऐसा मत कीजिए मेरी बहन। भाई, इसका जवाब तो राजकुमार जी देंगे। क्यों राजकुमार जी? 1 मिनट मेरी बात सुनिए। अच्छा चारू जी, आप अपनी बात शांति से एक बात मैं बोलना चाहती हूँ। भैया, आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे बहुत ही आदर के साथ एक बात पूछना चाहती हूँ। अगर आज आपने किराने की दुकान लगाई और मैं आपको बोलूं मुझे 2 किलो आटा बेच दो, क्या इसका मतलब ये है कि आपने मुझे अपनी दुकान बेच दी? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं। क्या गुनाह कर रहे हैं? हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं। आप लोगों ने वादा किया था सीटू का। महत्वपूर्ण बात बोल रही हूँ। आपने वादा किया था सीटू का, मंत्री भी बुला रहे हैं, लेकिन हम मिनिमम मांग रहे हैं। मिनिमम मांगना भी अपराध है। मनोज जी, आप थोड़ा ऑर्डर लाइए। और मैं पूछना चाहती हूँ अपने चौधरी साहब से, 1 मिनट। अगर आपकी किराने की दुकान से मैं सामान खरीद रही हूँ, इसका मतलब यह है मैं आपकी दुकान हड़पने वाली हूँ, तो किसानों से फसल खरीदना जमीन हड़पने के बराबर कैसे हो सकता है? आप इस हद का भ्रम कैसे फैला सकते हैं? नियम में लिखा है, नेता है, आपके नियम में लिखा है, जनता तक पहुंचाने का काम करिए। आप किसानों को भड़काने का काम मत करिए। भाग 2 पॉइंट नंबर 4 पर लिखा है।
बताइए। जी आपके कानून में लिखा हुआ है अध्याय 3 भाग नंबर 2 मुझे रटा हुआ है, ये जो भी खोलकर बैठे होंगे मुझे बताइए, मुझे रटा हुआ है ये तीनों लॉज। मैं 300 बार पढ़ चुकी हूँ और 300 बार पढ़ने के बाद भी मुझको इसमें कोई परेशानी नहीं दिखाई देती है। मैं किसान की पोती हूँ और उसके बाद एक वर्दी पहनने वाले आदमी की बेटी हूँ। इन दोनों के बीच में जो क्लैश हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि बाहर के लोग चारू जी को परेशानी नहीं है, जिनके पास जिनके ऊपर परेशानी है हम उनके पास चलते हैं। आलोक जी तमाम राजनीतिक पार्टियों के बयान आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, एक बात तो मानते होंगे, देश के अंदर अगर आप रहते हैं तो देश के कानून को मानना होगा, देश के संविधान को मानना होगा, और देश की आईपीसी में जिन बातों का जिक्र है आपको उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा। और अगर आप नहीं चलते, विदेश की जमीन पर बैठे हुए व्यक्तियों के संपर्क में आके आप इस तरह का काम करते, क्योंकि लाल किले की प्राचीर पर जो हुआ वो कभी नहीं हुआ। हम सबको इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, जिन लोगों ने भ्रामक प्रचार किया, भड़काया, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाया, होनी चाहिए ना। मुझे लगता है मनोज भाई, आज आप पहले बात कर रहे हैं कि भाई एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला है। ये सरकार आई 2016 में से आने के बाद, 2014 के बाद, 2016 में सबसे पहले जो 218 खालिस्तानी आतंकवादी थे जो बैन थे, जिनका वीजा, उनमें से 4 की डेथ हो गई थी। 214 का इन्होंने रिन्यू कर दिया कि भाई आप वीजा लेके हिंदुस्तान आ सकते हैं। खालिस्तानी आतंकियों की बता रहा हूं जी, अगर खालिस्तानी आतंकियों की सिचुएशन ये सरकार इतनी हमदर्दी रखती है अकाली दल के दबाव में, आज हम कहें कि साहब एक ट्वीट आ गया है केवल, अरे भाई पाकिस्तान तो रोज वहां से आतंकवादी भेज रहा है, आप जांच की बात कर रहे हैं। ये तो वो सरकार है, वो बीजेपी है जिसने आईएसआई से पठानकोट की जांच करा दी। हम तो करें जांच की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जांच का आपका इतिहास कैसा है वो तो देख लीजिए। ये बड़ा सवाल है कि जांच का इतिहास कैसा है। तमाम पुरानी जांचें हैं, वो क्या कहती है, उनकी रिपोर्ट क्या है, वो जांचें हुई, अगर उसमें जिम्मेदार लोग थे तो उनके बारे में क्या कुछ निकल कर आया, ये तमाम तरह की चीजें। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस बात का जिक्र किया है कि दिशा, निकिता और शांतनु ने देशद्रोह किया है, उन्होंने भ्रामक जानकारियों को सर्कुलेट किया है, डिजिटल स्ट्राइक करने की कोशिश की है। ये जांच आगे बढ़ेगी, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और जब कार्रवाई होगी तो हम जवाब भी चाहने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस पर चल रहा है, तमाम लोग मेरे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी खबरों के लिए चलते रहेंगे इंडिया न्यूज के साथ आगे। फिलहाल इतना ही।